बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। तो जनाब, सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप की अपडेट, जो कि आज उसका तीसरा मैच था। तो वर्ल्ड कप 2024 में हम ये देख रहे हैं कि बड़े ही सनसनीखेज मुकाबले हो रहे हैं, लेकिन जो आज का मैच था, जो अभी कुछ देर पहले ही सुपर ओवर का इख्तिताम हुआ, उसमें नमीबिया बाजी ले गया और 109 पर जाकर ओमान और नमीबिया के दरमियान ये मैच टाई हुआ था। जबकि सुपर ओवर में नमीबिया ने सुपर ओवर को खेलते हुए 21 रन बनाए और डिफेंस में ओमान ने 22 रन बनाने थे, लेकिन 4 रन बनाने के बाद ओमान की टीम आउट हो गई। तो नमीबिया को हमने देखा कि उसने फिर सुपर ओवर का खूब फायदा उठाया और ये मैच अपनी टीम को जिताने में कामयाब हुई। ओवरऑल हमने ये देखा परफॉर्मेंसेस में। एनीवेज, इससे पहले भी 2 मैचेस खेले जा चुके हैं और एक मैच हुआ पापुआ न्यू गिनी और वेस्ट इंडीज के दरमियान, जिसमें वेस्ट इंडीज 5 विकेटों से कामयाब हुई और उसने 137 रन बनाए। जबकि अमेरिका वर्सेस कनाडा, ये पहला मैच था जो कि मेजबान टीम का हुआ कनाडा के साथ, और उसमें डेफिनेट सी बात है, अमेरिका कोई छोटी टीम तो नहीं है, तो अमेरिका ने कनाडा को चारों शाने चित कर दिया। तो ये तो थी 3 मैचेस की अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन कहां स्टैंड कर रही है टीम पाकिस्तान, उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि फिलहाल तो T20 वर्ल्ड कप में 2024 के आगाज पर कौमी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए, शायकीन क्रिकेट को जज्बात को मजीद उभारने के लिए पीसीबी ने जो नया तराना है वो जारी कर दिया है। और जो इस तराने की टैग लाइन है वो क्या है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो है साड़ी बारी ओए। ये जो गाना है ये रिलीज किया, जिसे गाया अली अजमत, आरिफ लोहार और निहाल नसीम ने। अब तराना जो है वो पाकिस्तानी शायकीन के जज्बे को खराजी तहसीन पेश कर रहा है, जो कि हर वक्त पाकिस्तानी टीम के साथ खड़े रहते हैं। तो पाकिस्तानी शायकीन अपनी टीम को कामयाबी से हमकिनार होता देखना चाहते हैं ताकि वो भी इस जीत का जश्न मनाए। मगर इस गाने पर भी बहुत से लोग एतराज कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये पंजाबी नहीं उर्दू में होना चाहिए था। फिर उनका ये भी इल्जाम है कि पीसीबी चेयरमैन लाहौर से हैं तो मैनेजमेंट पंजाबी है, सिलेक्टर्स लाहौर के हैं, कप्तान लाहौर का है। वैसे आपको ये गाना कैसा लग रहा है, ये पहले आप खुद ही सुनिए, फिर बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। जी, तो ये जीत हमारी है कि गाने में तो हमने कह दिया, आई विश कि हम लोग ट्रॉफी उठाने के बाद भी कहें कि जीत हमारी ही थी। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। क्रिकेट फीवर शुरू, कौन उठाएगा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? बाबरपुर उम्मीद, टीम पाकिस्तान का नया इम्तिहान शुरू। एक ट्वीट से नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। रोजाना एक आड़ू खाएं और बीमारियों से दूर रहें। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से। ताबिश मीर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमें सुबह सुबह ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग ताबिश। सबसे पहले तो ये जो अभी मैच हुआ और सुपर ओवर में दाखिल हुआ, पहले उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। नमीबिया वर्सेस ओमान, और नमीबिया ने क्या ही जारहाना बैटिंग की और सुपर ओवर का खास भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। तो यहीं से पता चलता है कि टीमें एक एक बॉल को, एक एक मौके को कितनी बेहतरी से खेलना जानती है। क्या कहेंगे, अब तक के 3 मैचेस हो चुके हैं इस T20 वर्ल्ड कप 2024 के। सबसे पहले बहुत शुक्रिया ज़रियाब आपका, आपकी मैनेजमेंट का, आपकी प्रोडक्शन टीम का, आपके चैनल का, जिन्होंने मुझे गुफ्तार करने के लिए मौका दिया। बिलखुसूस बात की जाए ICC की जानिब से ज़ेरे एहतमाम T20 वर्ल्ड कप जो 2 मकामात पर खेला जा रहा है, वेस्ट इंडीज़ और USA में, काफ़ी शानदार रहा। आगाज़ का जो पहला मैच था USA और कनाडा के दरमियान, वो इंतहाई ज़्यादा दिलचस्प रहा। और अब ये इवेंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आप काफ़ी ऐसी चीज़ें देख रही हैं जो इंतहाई ज़्यादा शानदार हो रही है। मतलब मूवमेंट ऑफ द मैचेस आपको मिल रहे हैं। आज हमने देखा दोनों छोटी टीमें थी, एसोसिएट टीमें थी, लेकिन अच्छा खेल दोनों के दरमियान देखा। आप लास्ट तक जो है उसको कवर कर रहे थे। इसके साथ साथ एक अहम नुक्ता ये है कि पाकिस्तान टीम के लिए भी ये लंबा सफ़र इतना आसान होगा नहीं, ये इम्तिहान इतना आसान होगा नहीं। पाकिस्तान को अपने ग्रुप के अंदर अगर एसोसिएट टीम्स के खिलाफ खेलना है, पाकिस्तान की टीम जो है अच्छी टीम है, लेकिन दीगर 3 टीमें उसके ग्रुप में मौजूद है जो एसोसिएट है, तो इतनी एसोसिएट नहीं है। आप देखें 194 चेस कर रही है USA, तो इसका मतलब उसमें इतनी सलाहियत है, उसमें इतनी पोटेंशियल है, उसकी बैटिंग ऑर्डर भी है। फिर उसके बाद पाकिस्तानी और भारतीय निजात खिलाड़ी भी मौजूद हैं। बिलखुसूस अगर भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए, वहाँ चंद ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अंडर 19 खेला भारत के लिए। फिर पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अली खान भी वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेटर जो है
जेम्स एंडरसन वो भी वहां मौजूद है। तो मतलब एक बड़ी जबरदस्त टीम आप देख रहे हैं यूएसए की। फिर कनाडा की टीम की बात की जाए तो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तानी हिंदुस्तानी वहां के शहरी हैं उन पर वो मुश्तमिल टीम है। इसके अलावा आप बात करें आयरलैंड के खिलाफ आपका टूर हुआ, पहले हार चुके हैं, तो मतलब आयरलैंड को भी आप इतना इजी ले नहीं सकते किसी भी कंडीशन। फिर आप हिंदुस्तान के मध्य मुकाबिल होंगे तो हमेशा से पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक क्रिकेट बैटल रहा है, तो आप उसको भी बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। तो बाबर एग्जैक्टली। अच्छा ताबिश, सवाल मेरे यहाँ पर है, जो पहला मैच हुआ कनाडा वर्सेस यूएस के दरमियान, वहां पे तो अमेरिका ने 194 पर आकर अपनी इनिंग्स को क्लियर कर वो मैच जीतने में कामयाबी हुई, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो वो पहले दिन ही हमें देखने को मिली और टीमें तो 250-250 स्कोर कर रही हैं, 250-300 स्कोर भी कर जाती हैं। हमारा जो एवरेज स्कोर है वो 175, 180, 182, हम इससे ज्यादा आगे नहीं जाते। देखिए यही बात थी उस वक्त जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक डायरेक्टर के तौर पर खिदमत सरंजाम देने वाले मोहम्मद हफीज उर्फ प्रोफेसर साहब जो हैं यही हिकमत अमली को लेकर आगे बढ़े थे। उन्होंने कहा था कि किसी तरह पावर प्ले को बेहतर अंदाज से खेलने वाले खिलाड़ी मिल जाएं। बाबर और रिजवान में कोई ऐब नहीं है, लेकिन हाँ उनमें जो एक मसला है वो ये है कि पावर प्ले को वो अच्छा यूटिलाइज नहीं करते। अच्छे से मुराद जितने हमें रन की जरूरत होती है, जो रन हमें दरकार होते हैं वो रन हमें वो दे नहीं पाते। इसके लिए हमने साइम को आगे लाया था, लेकिन साइम को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया एज अ फेस सेविंग इस्तेमाल किया गया, तो मुसलसल साबिक खिलाड़ी जो है वो बाबरनामा और रिजवान के हक में जो है कसीदे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे और एक मुनज़्ज़म अंदाज। अच्छा ये बड़ी अलग सी टर्म है जो आप भी बात करें ताबिश, इस वक्त के फेस सेविंग के लिए आप किसी प्लेयर को इस्तेमाल करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि ऐसा होता हुआ हमने अमूमन देखा भी है कुछ फॉर्मेट्स में। लेकिन ये बताएगा जो टीम कॉम्बिनेशन इस वक्त दिया गया है बाबर को, आपको लगता है कि उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे? क्योंकि पुरअज़्म तो वो भी बहुत है और वो भी ये कह रहे हैं कि हमने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तो खेल लिया है लेकिन अब हम फाइनल खेलना चाहते हैं। देखिए ये बातें सारी बाबर आजम ने माजी में भी दोहराई थी, अब भी दोहरा रहे हैं, आगे भी दोहराते रहेंगे। जब तक वो कप्तान है वो ऐसी बातें करेंगे क्योंकि उनकी रोजी रोटी खुद की भी तो लगी हुई है ना, उन्हें प्रूफ करना है। लेकिन बार बार उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा, हर चेयरमैन के ये लाडले नहीं होंगे, ये बात मैं आपको वाजे बता दूं। इस वक्त खतरे की घंटी सिर्फ बाबर आजम समेत वो 6 तमाम सीनियर खिलाड़ी जिन्हें मुसलसल पिछले 5 से 6 साल के अंदर टाइम में मिला, उन्हें बाकायदा टीम ने डेवलप किया, टीम ने उन पर पैसा इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान क्रिकेट ने उनको काफी टाइम दिया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया। जरिया ये बात बड़ी सोचने की, अगर बाबर और रिजवान को इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं बेस्ट ओपनिंग पेयर था, तो फिर हमारा जो मिडिल ऑर्डर था वो क्यों हमेशा से कोलैप्स कर जाता है, वो क्यों उस तसलसल से रन नहीं कर पाता है। फिर हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर वो हार्ड हिटर्स कहाँ गायब हो गए, वो क्यों नहीं है। फिर आज तक बाबर आजम की क़यादत में हम कोई भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। आपने मोहम्मद वसीम जूनियर को साथ रखा, आपने राना फहीम अशरफ को साथ रखा, आपने आमिर जमाल को साथ रखा, लेकिन इनमें से कोई आपके लिए सूदमंद साबित नहीं हुआ। फिर आप सिर्फ शादाब खान सिर्फ अपनी बैटिंग के हवाले से इस वक्त जाने जा रहे हैं सर्किट के अंदर, उनकी बॉलिंग बिल्कुल एक्सपोज हो गई है, वो एज अ लेग ब्रेक गुगली बॉलर के तौर पर खेलकर दिखा रहे नहीं है। आप उनके पिछली कारकर्दगी देख लें, उससे पहले कारकर्दगी देख लें। आयरलैंड के खिलाफ उनको जब बॉलिंग दी गई 54 रन 3 ओवर्स, और जब 4 ओवर उनसे मुकम्मल कराया गया तो 55 रन दे दिए उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ। तो इसका मतलब ना तो वो बड़ी टीमों के खिलाफ साबित हो रहे, ना कारामत साबित हो रहे छोटी टीमों के खिलाफ। टीम के अंदर मुनज़्ज़म अंदाज से दोस्तियां यारियां निभाई जा रही है। मैं वापस से कह रहा हूं, ये टीम जो है पाकिस्तान की टीम है, ये बाबर आजम के घर की टीम नहीं है भैया। मैं गुजारिश करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा नकवी से, जो ये अलम लेकर जो है मैदान में आए थे कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट ताबिश अब पछताए क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत, टीम की सिलेक्शन होगी, टीम वहां पहुंची। मेरे पास वक्त की कमी है, जरा बस अब क्विकली आंसर मुझे कीजिएगा कि जब पाकिस्तान वर्सेस हम यूएस का मैच देखेंगे तो टीम आउट क्लास करेगी अमेरिका को या फिर आउट क्लास हो जाएगी खुद? देखिए हम सब तो दुआगो हैं, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत
क्रिकेट लवर आप और मैं भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान का सब जलाली परचम जो है वो लहराता रहे और हमारी टीम फाइनल तक जाए। और ये भी मेरे ख्याल है बाबर आजमी की क़यादत में हम कोई इवेंट जीते, 10 साल की नाकाम कप्तानी उनकी रही है फ्रॉम अंडर 19 टिल नाउ। तो हमारी तो यही तवक्का है, उम्मीद है, दुआ यही है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन हम इसको इतना आसान नहीं ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल, अपने मुखालिफ को बिल्कुल भी कभी आसान नहीं लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका ताबिश मीर, आप हमें आगाह कर रहे थे अपने तज्ज़े के हवाले से। छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब, ब्रेक के बाद कुछ बात करते हैं मुल्क की इकॉनमी की और बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, क्योंकि IMF दबाव के बायस हुकूमत अवाम को मुकम्मल रिलीफ देने में थोड़ी मखमसे का शिकार नजर आ रही है। पेट्रोल पर 15 रुपए 40 पैसे और डीजल पर 7 रुपए 90 पैसे कमी का क्रेडिट लेने के बाद रात गए यूटर्न ले लिया। और फिर यूं हमने देखा कि आलमी मंडी में तेल की मुसलसल गिरती कीमतों का रिलीफ अवाम तक पहुंचने की राह में IMF की कड़ी शराइत आ गई। मगर बिजली की कीमतों में सेमाही एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली 3 रुपए 28 पैसे तक मजीद महंगी कर दी गई है और अवाम मजमूई तौर पर 40 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करेंगे। अब इसी मुसलसल महंगी होते हुए बिजली से छुटकारा हासिल करने के लिए सार्फिन और सनतकार सोलर पर शिफ्ट होकर नेशनल ग्रिड से निकलने लगे हैं। इसीलिए हुकूमत की फ्राहम करदा बिजली की मांग में मुसलसल कमी का रुझान है। लिहाजा दस्तावेज के मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक में बिजली की सनती तलब 15%, जबकि घरेलू डिमांड 3% कम हो गई है। गैपको, मैपको, आईएसको, पेशावर इलेक्ट्रिक, फैसलाबाद में बिजली की घरेलू और सनती तलब में अच्छी खासी कमी हो गई है। मगर मुल्क भर में बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो 4448 तक जा पहुंचा है। और दूसरी जानिब हुकूमत रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए जायदाद बेचने और खरीदने वाले फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर कर रही है। इसी पर बात करते हैं, माहिर मुईशत डॉक्टर खाका नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता कुछ अरसे में पेट्रोल समेत अशयाए खुर्रनोश की कई कीमतों में कमी हुई है, मगर बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। इसकी कोई खास वजह आपके नज़दीक? एक तो बात यह है कि इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में पाकिस्तान में कमी आई है। फूड प्राइसेस स्पेशली जो है वो थोड़ी नीचे भी आई हैं, इसलिए कि अच्छी जैसे कहीं क्रॉप्स हुई हैं। जहाँ तक पेट्रोल का ताल्लुक है, चूँकि रुपया भी स्टेबल है और इसके साथ साथ दुनिया में जो तेल की कीमतें हैं वो कहीं 80, 82, 85 डॉलर पे ऊपर चली गई थी, वो नीचे आ गई हैं। उससे आई थिंक एक तक़वियत मिली है कि हम लोकली भी कीमतों को कम कर पाए हैं। और चूँकि अब भी एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन 60 रुपए की है हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, तो आपको ये 60 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अगर हम बेहतर टैक्स कलेक्ट कर रहे होते तो शायद और कमी की जा सकती थी। जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, देखिए बिजली इज़ अ वेरी वेरी इनएफिशिएंट सेक्टर इन पाकिस्तान। ये टोटली सरकार के कंट्रोल में है, कितनी बिजली बननी है, किस कीमत पर बननी है, किस किस प्लांट ने बनानी है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होनी है, व्हीलिंग कैसे होनी है इसकी, ये सारा कुछ जो है एक स्टेट रन कंट्रोल में है। और हमने ये देखा है कि दुनिया में जो चीज़ें टोटली स्टेट रन कंट्रोल में होती हैं उनमें एफिशिएंसी या जिसे कहें कि पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाना, इसका जो इंसेंटिव है वो बहुत कम होता है, क्योंकि सरकार जो है वो गियर्ड नहीं है कमर्शियली चीज़ों को चलाने के लिए या एफिशिएंसीज पैदा करने के लिए या सर्विस डिलीवरी बेहतर करने के लिए। अच्छा, अभी आपने एक टर्म यूज की, सरकार जो है वो गियर्ड नहीं है, इनसफिशिएंट है। मुझे ये बताएगा कि फिर एक यही खास वजह है कि रात गए हमने देखा, कहा गया, ट्वीट्स भी बहुत से सहाफियों के सामने आई थी, बहुत से लोगों की हुकूमत की तरफ से भी, कि 15 रुपए पेट्रोल जो है वो सस्ता होने जा रहा है, लेकिन हुआ कितना, 5.25 रुपए। मतलब इनकी हुकूमत खुलकर ये फैसले क्यों नहीं कर पा रही है अगर इंदिया दे दिया जाता है तो? देखिए, ये जो रिलीफ की बात है, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि सारी कौम जो है वो चाहती है कि चीज़ों में जो कीमतें बढ़ी हैं वो कम हो जाएं, ना कि सिर्फ उनके बढ़ने की शरह में कमी आए, बट चीज़ें कम हो जाएं।
सो एक प्रेशर इन बिल्ट है पॉलिटिकल सेटअप पे कि वो चीज़ों की कीमतों को मेजरली कम कर दे। तो जब एक गुफ्तो शनीद भी ऐसी होती है कि यार 15 रुपए तक अगर कमी करें तो ये चीज़ है, क्योंकि लीवर्स यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स तो अवेलेबल होते हैं हमारे पास। हम कई चीज़ों को मतलब अगर हम PDL को 5 रुपए कम कर दें तो बिजली इसकी कीमत, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत 5 रुपए कम हो जाएगी मुल्क में। बट क्योंकि हमने फंड के साथ IMF के साथ अग्री किया हुआ है कि नहीं, हम 60 रुपए से उसको नीचे नहीं जाने देंगे, 870 अरब रुपए उस मद में करेंगे कलेक्ट, तो हम नहीं कम करते। सो आई थिंक ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे गुफ्तो शनीद होती है, गपशप होती है, एक बातचीत होती है, फिर ओगरा भी इन्वॉल्व है, फाइनेंस डिवीजन भी इन्वॉल्व है, पेट्रोलियम भी इन्वॉल्व है, और PMO खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इन्वॉल्व है। तो वो इतनी उसमें एक बात ऐसी निकल आती है कि जी 15 रुपए तक कोशिश की जाए इसको कम करने की, बट वो नहीं हो सकी क्योंकि हमारे पास गुंजाइश भी कम है, टैक्सेशन हम नहीं डायरेक्ट करते, IMF के साथ इंगेज्ड हैं। सो IMF की जो अम्ब्रेला है वो एक आप जैसे होते हैं ना, आप घर में बच्चों का ध्यान रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो वो हमारे हर एक्शन को मॉनिटर कर रहे होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये IMF की अम्ब्रेला का बराह रास्त असर आपको लगता है कि सर्कुलर डेट पर भी पड़ेगा, जो कि मुसलसल इस वक्त हुकूमत की गले की हड्डी बना हुआ है? जब जनरल मुशर्रफ हुकूमत छोड़कर गए तो 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत छोड़ी तो 500 अरब का था। जब PMLN ने छोड़ी तो 1100 अरब का था। जब PTI ने छोड़ी तो 2200-2300 अरब के करीब था, फिर 2500-2600 पे चला गया। अब आप मुझे ये बताइए कि कोई हुकूमत भी, हम एज ऑल गवर्नमेंट्स अक्रॉस द बोर्ड अगर ये आज एक्सेप्ट कर लें कि बिजली की जो ओवरऑल सेटअप है, जो एनर्जी यानी कि गैस और पेट्रोलियम का ओवरऑल सेटअप है, हम इसको ठीक करने में कामयाब नहीं हो रहे, और चाइना से या कहीं से भी नए प्लांट्स लाकर लगा देना इसका हल नहीं है, तो फिर हम शुरू करेंगे वो काम जो इसकी तंजीमें नौ कर सके। मैं आज भी बिलीव करता हूं इस तरफ आइएगा कि जो, हाँ जी, क्विकली ये भी बताइएगा मुझे कि जो ये आने वाला नया बजट है, कितनी हद तक टैक्सों की भरमार होने जा रही है? डराना नहीं है डॉक्टर साहब आपने हमें, लेकिन चूंकि आप माजी में कई हुकूमतों के साथ काम कर चुके हैं, तो क्या लग रहा है आपको किस हद तक नए टैक्सेस का इजाफा हो सकता है? इट इज़ गोइंग टू बी अ टैक्सेशन हेवी बजट, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो IMF वाले लिख भी गए हैं, कह भी गए हैं, मैंने पढ़ी भी हैं, देखी भी हैं, एंड बहुत एक साइजेबल अमाउंट ऑफ न्यू टैक्सेशन, इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी जो है वो आएगी और लगने वाली है। ये जो आने वाला हैवी बजट होगा टैक्सेशन का, ये इससे गरीब तबका सबसे ज्यादा मुतासिर होगा, क्योंकि कह के तो वो ये भी गए थे कि आपने शराफिया से टैक्स लेना है, शराफिया को टैक्स नेट में लेकर आना है। देखिए, इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती, ये तो आपकी मैटर ऑफ निगोशिएशन है कि अथॉरिटीज़ जो हैं उनसे कितना अच्छा निगोशिएट करती हैं, और वो ये कहती हैं कि नहीं, हम इस क्लास से नहीं, हम रिटेलर और होलसेलर से या एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से या पाकिस्तान की उस रियल एस्टेट से जो कि करोड़ों रुपए जहाँ पे पार्क्ड है वहाँ से टैक्स निकालना चाहते हैं। अगर आप ये तहैया कर लें कि हम मसावी तौर पर हर इनकम को टैक्स करेंगे, तो फिर हर इनकम का टैक्स भी नीचे आ जाएगा, बिकॉज सारी इनकम्स टैक्स हो रही होंगी। सो ये फैसला तो देखें आपके हाथ में है, आप जितना अच्छा निगोशिएट करेंगे, जितनी अच्छी आपकी टीम होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग कैसे हैं या अच्छे हैं बुरे, प्रोफेशनलिज्म। बात अच्छा बुरा जब मैं डिफाइन करता हूं तो ये कि क्या मुझे टैक्सेशन की समझ है और क्या मैं उसकी निगोशिएशन IMF के उन खवातीन से कर सकता हूं या हजरात से कर सकता हूं जो पिछले 20 साल से टैक्सेशन में PhD किए हुए हैं और टैक्सेशन का काम करते हैं। सो आई थिंक अथॉरिटीज़ की प्रोफेशनलिज्म टू डिलीवर ऑन अ प्रोग्राम, टू डिटर्मिन द प्रोग्राम, टू डिस्कस द प्रोग्राम, टू निगोशिएट अ प्रोग्राम, टू फाइनलाइज अ प्रोग्राम, अब ये कुछ तो आपके हाथ में। आई रियली होप कि हम अच्छा एक प्रोग्राम नेगोशिएट करेंगे। वी होप सो एज वेल। अच्छा, ये प्राइवेटाइजेशन का ढिंढोरा तो बहुत सुना हमने, मगर अभी तक इस हवाले से कुछ हो नहीं पाया। हुकूमत इस बात का इंतजार कर रही है कि इदारे बिल्कुल ही टका टोकरी हो जाएं, उसके बाद जाके उनके होने पौने दामों ने बेचा जाएगा। ये जो डिस्कोस है ना, ये पिछली 2 दिहाइयों से प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर हैं, और इस साल 600 अरब रुपए का नुकसान करेंगे। हमें एज अ नेशन,
as leaderships, we must take these things very very seriously. सिर्फ जाकर ये सोचें कि आखिर क्या ऐसी वजूहत थी कि 20 साल से हम एक डिस्को भी नहीं बेच सके मुल्क में। मतलब ये सारी स्टेट रन मोनोपलीज हैं। $2 अरब का नुकसान जो है वो तो हमें मालूम है कि करेंगी। इसके अलावा भी बहुत नुकसान होता है जो कि सर्विस डिलीवरी में होता है, जो कि जब सनतों को बिजली ठीक नहीं मिलती तो आप सोचें उनका कारोबार ख़राब होता है, पाकिस्तान का जो GDP है वो ख़राब होता है, एक्सपोर्ट ख़राब होती है। आई एम श्योर कि किसी दिन हम प्राइवेटाइजेशन कमीशन एक स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे, उसमें एक खातून लाएंगे जो उसको हेड करेगी और उसको एक ऐसा अदारा बनाएगी जिसमें अरबों डॉलर के एसेट्स बेचने की तैयारी की जाएगी और उनको फिर सही मार्केट वैल्यू पर बेचा जाएगा। डॉक्टर साहब, आपका इशारा खातून की तरफ क्यों है? क्या मर्द हजरात हमारे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे? जो आप कह रहे हैं कि क्योंकि खवातीन घर का बजट बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं इसलिए उन्हें यहाँ पर भी किसी खातून का आना बहुत जरूरी है। अगर मैं मर्द कहता तो आप कहती हैं कि आप खातून क्यों नहीं, इसलिए मैंने मतलब नहीं हरगिज़ नहीं, किसी कोई शख्सियत कोई भी हो सकती है जी, कोई भी हो सकती है विद एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। जो भी आपको हेड मिले जो कि प्राइवेटाइजेशन को जो समझता हो इन अदारों की तश्कील नौ करना, आप वो लाइए, टीम बनाइए। ये अरबों डॉलर के एसेट्स हैं हमारे पास। डॉक्टर साहब, हमें तो मसाइल का हल चाहिए। नो मेट्रोवर्ट के वो खातून की सूरत में मिले या किसी मर्द की सूरत में मिले। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे मोइशत अपना महाराना तबसरा दे रहे थे मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान वंस अगेन। और ब्रेक के बाद एक ब्रेकिंग है वो आपके साथ शेयर करेंगे कराची से, कि जहां पर कराची इंटर बोर्ड इंतजामिया जो है वो पर्चा लीक होने में एक बार फिर से हमें नाकाम होती हुई नजर आ रही है। 12वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा मुकर्ररा वक्त से पहले ही वायरल हो गया और पर्चा मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स पर वायरल हुआ, जबकि पर्चा आउट होने रोकने के लिए फुल प्रूफ जो इंतजाम थे वो भी किसी काम नहीं आए हैं। तो ये इस वक्त कराची की सूरत हाल है। पहले मैट्रिक के इम्तिहान में भी ऐसा होता रहा और अब इंटरमीडिएट के जो एग्जाम्स है वहां पर भी यही सिचुएशन हम देख रहे हैं कि आज केमिस्ट्री का एग्जाम था और यहाँ पर भी जो पर्चा है, जो क्वेश्चन पेपर है वो एग्जाम स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले ही डिफरेंट सोशल मीडिया के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे वहां पर लीक हो गया। जी, तो बाकी बढ़ते हैं, कुछ मुल्क के सियासी मामलात का जिक्र करते हैं कि जहां पर हम देख ही रहे हैं कि जमीयतुल उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान फिर से एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। उनका कहना है कि हुकूमतें बनेंगी तो सिर्फ आवाम की मर्जी से बनेंगी। ये नहीं हो सकता कि तुम आवाम के हक से मजाक करते रहो। ये नहीं हो सकता कि टांग पर टांग रखकर कहते रहो कि आवाम की क्या हैसियत है। तो मौलाना हमें खासे एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब PTI के अकाउंट से शेख मुजीब से मुतालिक वीडियो अपलोडिंग मामले में अहम पेशरफ्त हुई है और बानी PTI के बाद FIA ने बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन और उमर अयूब को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया है। अब इस हवाले से वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह का तो ये कहना है कि बारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी फितरत के मुताबिक हैंडल करने का ही रास्ता निकालना पड़ेगा। शेख मुजीब से मुतालिक ट्वीट बानी PTI की मर्जी से हुआ, ये उन्हीं की सोच है। वफाकी वज़ीर का यह भी कहना था कि काबीना फैसला करेगी तो मामला रेफरेंस की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है। किसी पार्टी पर पाबंदी का मवाद मौजूद है तो उसको काबीना में पेश किया जाएगा। ताहम PTI पर पाबंदी का मामला फिलहाल काबीना में ज़ेरे गौर नहीं है। जबकि साबिक सदर आरिफ अलवी का यह कहना है कि महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने पर मुकदमा दर्ज होता है। बानी PTI ने कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कहकर क्या गलत किया। जबकि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अपने ऊपर पाबंदी लगवा चुकी है और सुन्नी इत्तेहाद में जम हो चुकी है। मजीद ये भी कहा कि सोशल मीडिया से मुतालिक रूल्स आने चाहिए। तो वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने बानी PTI का मुतनाज़ी ट्वीट हटाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर चलें कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम तनाव खत्म करने के लिए आप ये ट्वीट ही डिलीट कर दें। जबकि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने या पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं, हर्ज इस नीयत और जहनी फतूर में है जो 53 साल बाद जाग उठा है। इसी पर बात करेंगे सीनियर तजज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर साहब, इस ट्वीट को हुए हुए तकरीबन कोई 5 से 6 रोज तो हो ही चुके हैं। ये बताइएगा कि ये ट्वीट किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़ सकती है, क्योंकि पहले ही उनके लिए हालात को इतने साजगार नहीं है इस वक्त। देखें, वो गले पड़े या ना पड़े वो इस बात से बिल्कुल लाताल्लुक है और परवाह भी नहीं है उन्हें इस बात।
उनका मतवा नजर ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ उनसे बात करे जी। और वो उनसे बात करें और उन्हें पुरानी पहले वाली मोहब्बत मिल जाए। खेलन को चांद मांग रहे हैं और जो मिलिट्री ने बाकायदा 9 मई से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके DGISPR ने कहा था कि आप माफी मांगें, जुर्म कबूल करें और सियासतदानों से जाके हुकूमत से बातचीत कर लें। वो खान साहब को कबूल नहीं है। तो 9 मई के बाद ये दूसरा 9 मई वो कर चुके हैं और उनके ख्याल में वो प्रेशर में ले आएंगे मिलिट्री को। तो फिर हमें और आपको तो देखना है, क्योंकि जाहिर है कि मुल्क की सालमियत के मामलात पे PTI जिस तरह ट्रोलिंग पे लग गई है कि ये आया, इसके ऊपर एक दिन उनके बैरिस्टर को ख्याल आया कि वजाहत कर दी जाए, अगले दिन रऊफ हसन साहब ने फिर कहा कि हमने तो ये बात की थी कि आगा मोहम्मद याहिया सिर्फ जिम्मेदार हैं शान मशरिकी पाकिस्तान के और आज भी एक शख्स उसी तरह काम कर रहा है। तो उन्होंने आर्मी चीफ को उससे मुमासलत दे दी। फिर PTI डिफेंड करने लग गई कि नहीं उनके ट्वीट ठीक है। तो वो तंग आमद बजंग आमद का तासुर दे के स्टेट पे हमले की तैयारी कर चुकी है। और वो जो कह रहे हैं कि हम कॉल करेंगे, मुराद सईद साहब का भी एक ट्वीट आया है कि बिल्कुल आप तैयारी पकड़ें, हमने कॉल देनी है। तो वो उनका ख्याल है कि बजट के साथ वो तैयारी करेंगे, इसीलिए पहले इस्लामाबाद में जलसा कर रहे थे, अब वो सवात में ले गए हैं उसे मुराद सईद साहब के इलाके में कि अपनी मर्जी के इलाके में हम अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ करें। हालांकि इस्लामाबाद में जब PTI का दावा यह है कि उन्हें जहां मर्जी भेज दें, हम लोग भी ले आएंगे, जलसे भी कर लेंगे। तो ये गर्मी का तासुर भी है और थोड़ा लोगों का रिस्पांस, चूंकि मुसलसल कॉलें दी हैं जेल भरो तहरीक से लेके अब तक, सिवाय 8 फरवरी को के वोटर आया जो खामोश वोटर होता है, हमेशा से आता है, जिससे वो मोहब्बत करता है, जिस पार्टी से भी वो वोट जाके डालते हैं। इसी तरह जब नवाज शरीफ पे पाबंदियां लगी थी, जेल डाला था, सब कुछ किया था, तो उनका वोटर भी इसी तरह 2018 में बाहर आया था और उसने किया, और उसके बाद उनके वोटर की भी किसी ने परवाह नहीं की। लेकिन नवाज शरीफ साहब को तो अभी तक गिला है ना कि उनका वोटर उस तरीके से बाहर नहीं निकला जैसे कि खान साहब का वोटर निकला उनके लिए। आपको मैं बता रहा हूँ, नवाज शरीफ आज नहीं बात कर रहे, उनके वोटर ने बाहर आया, निकाला, और उनकी पार्टी को जिस तरह अब कह रहे हैं PTI वाले, उसी तरह ना उनको पंजाब में हुकूमत बनाने दी गई, ना ही राब्ते करने दिए गए। तो जब तक आप समझते हैं कि आज आपका वोट है, तो फिर जो आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्हें भी हुकूमत नहीं बनाने दी गई, आमिर साहब थोड़ा सा सब्र ही है। मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, पूरा टाइम दिया जाएगा आपको बात करने के लिए। आपको पिछले नहीं, आप मुझे पूरी बात करने दें ताकि क्लियर हो जाए चीज। चलें करें। वो ये है कि जब आपने 2018 को नहीं माना तो आप 24 को नहीं मनवा सकते। आप गलती माने, आपकी ये 24 वाली बातें लोग सुनने लग जाएंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो आजकल एक चल रहा है कि कोई ना कोई तो है जो बानी PTI की जेल से सहूलतकारी कर रहा है, इसमें कितनी कोई सदाकत है और किस हद तक सहूलतकारी हो रही है? क्योंकि कभी वो इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, कभी हम ये देख रहे हैं कि उनके जो इंटरव्यूज हैं वो इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, वहाँ पर नशर भी हो रहे हैं। ये गिला इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को है, जबकि वो खुद इस वक्त हुकूमत में है। ना मैं शहबाज शरीफ की काली भेड़ों पे जाऊंगा, ना मैं अतर मिनल्ला के काले भूंड पे जाऊंगा। बस इसी में जवाब है आपका सारे का सारा। ये लोगों को थोड़ा समझाए ना, बीच में ना रोकें। अगर आप सवाल उलझा के करेंगी तो जवाब भी उसी तरह दिया जाएगा। सीधा सीधा सवाल है मेरा, आपने भी सीधा सीधा जवाब देने, मैंने भी दे दिया। सहूलतकारी एक ही तरफ से हो रही है और वो हो रही है मुसलसल। बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी आप जब बात कर रहे थे ना कि भी 2018 में भी डेफिनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर निकला होगा, ठीक है, आपके अपने रिसोर्सेज आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनको वोट पड़ा, लेकिन उनको हुकूमत नहीं बनाने दी गई। मेरी बात सुने, आपका जवाब मैंने सुना, मेरा सवाल सुने, आपका जवाब मैंने सुना, मेरा सवाल सुने। वहां पर भी सवाल नहीं होगा, मफरूजे पे सवाल नहीं है, मफरूजे पे नहीं है। मेरी बात मुकम्मल मुझे करने दे रहे, निकला होगा मेरे चले निकला, चले निकला, निकला, उनको हुकूमत नहीं बनाने दी गई, तो फिर तो ठीक नहीं है कि हम उधर रहमान कमिशन रिपोर्ट पढ़ ली जाए। उस वक्त भी किसी ने निकलने से रोका था, ठीक है ना, रिजल्ट के नताइज को तरीके से इस बार भी इमरान खान को पौने 4 साल इमरान खान को किसने रोका था? जब वो कहते थे जनरल बाजवा जनाब मेरी हुकूमत चला रहे हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं, इन सारा जमहूरियत पसंद कोई नहीं है। आप मुझे बताएं क्यों नहीं आप बोलती कि पौने 4 साल वो जिस शख्स की तारीफ करते रहे उसे गालियां दे रहे हैं? तो उस पौने 4 साल में मरीम नवाज साहिबा की भी तो ट्वीटें हैं इसी मामले पर। एक मिनट,
एक तरफ की बात करें फिर दूसरे का सवाल कर लें। आपको जवाब अच्छा पसंद नहीं लगता क्योंकि आपने आज मैंने पहली दफा जवाब कोई अच्छा नहीं होता, जवाब होता है। इलेक्शन हुआ होगा, नहीं 18 मैंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन हुआ होगा, मैंने नताइज के हवाले से बात की है आमिर इलियास राणा साहब। लगता है आपने अभी नाश्ता नहीं किया, आप थोड़े से क्रैंकी होके बैठे हुए हैं। चाय शाय पिए, तो पानी ठंडा ठंडा पिए, मौसम बड़ी गर्म है। मुझे बिल्कुल ना झूठ बोलने की जरूरत है, ना मैं किसी की साइड लेता हूँ। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो अपने ऊपर खुद इल्जाम तराशी कर रहे हैं। सवाल आप गलत कर रही हैं। आप मुझे सवाल करने नहीं दे रहे और आप फिर मुझे कह रहे कि मैं सवाल गलत कर रही हूँ। दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग आमिर इलियास राणा साहब। अच्छा फिर मुझे ठीक है हो गया, अब मुझे आगे बढ़ने की मोहलत दें क्योंकि व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, वो हमारी लड़ाई से ज्यादा तज्जिए में आपकी इंटरेस्ट रखते हैं। मुझे ये बताइएगा, मुझे तो आपसे कोई बात करने का भी शौक नहीं है कि मैं लड़ाई करूं, उल्टा कोई मसला नहीं है मुझे ये। अगर आप मुझसे फिर बात नहीं करना चाह रहे तो फिर सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे नहीं, मैं आपसे सवाल करूं या ना करूं, मुझे ये बता दीजिए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर आप कहें कि 2018 को वोटर निकला होगा, आपके जराए होंगे, ये सवाल क्या है? मुझे इसका जवाब दे। मैं तो ये सवाल था ही नहीं, आपने मेरी बात को, आपने मेरे सवाल को स्टैब्लिश होने नहीं दिया। आप बार बार मुझे बीच में टोक रहे थे और आप मैं कह रही थी मुझे सवाल पहले कंप्लीट कर लेने दें आमिर इलियास राणा साहब। आपने मेरा सवाल नहीं मुकम्मल होने दिया। अब मेरा सवाल गौर से सुनिए और फिर जवाब दीजिए उन लोगों को जो कि आपको सुनने के लिए मुझे पता है जितना आपने सवाल करना करें। आमिर इलियास राणा साहब देखें, आप मेजबान की इज्जत करें, मेजबान मेहमान की इज्जत करेगा, बात तो फिर इसी तरीके से हो सकती है। मैं सवाल कर रही हूं, आप जवाब दीजिए अगर आपको मुनासिब लगते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि बानी पीटीआई दोबारा से फौज को टारगेट करने लगे हैं। आपको लग रहा है कि इस तरह मामलात को मजीद हवा मिलेगी? क्योंकि वाज़ेह तौर पर उन्होंने कैटेगरी के लिए ये भी कह दिया है कि जो लीडरान पीटीआई के और सियासी बयानी से पीछे हटेंगे वो पीटीआई छोड़ सकते हैं। देखें, अगर मैं आपकी मर्जी का जवाब नहीं देता और आप अपनी मर्जी का जवाब दीजिए आमिर इलियास राणा साहब, आप अपनी मर्जी का जवाब दीजिए। आपको फिर शौक हो गया, मैं बात पूरी नहीं कर सका, आपने फिर बीच में लुकमा नहीं। आप मुझे टारगेट क्यों करके बात कर रहे हैं? आप मुझे टारगेट करके क्यों बात कर रहे हैं? आप अपना जवाब मुकम्मल करें। मैं जवाब दे रहा हूं अगर आप सुनना चाहती हैं, क्योंकि हाँ, लेकिन ये कहे बगैर कि मेरी मर्जी का जवाब, आप अपनी मर्जी का जवाब दें। आप यही चाहते, आप अपनी मर्जी का जवाब चाहती हैं, इसलिए बीच में चलें दे मेरी मर्जी का जवाब दें आज आप। मैं अपनी मर्जी का जवाब सुनना चाहती हूँ, मेरी मर्जी का जवाब दें आप। नहीं, वो तो आप खुद दे सकते, मुझे कोई नहीं, आपने भी, आपका दिल कर रहा है देने को। नहीं, ये सवाल चूंकि आप तैयार करके आई हैं, अपने फ्रेम ऑफ माइंड में है, मुझे कोई मसला नहीं है। आपका दिल है, आपका टीवी, आप तकरीर कर लें उसको। मेरा टीवी क्यों? इदारे का टीवी है, आपका टीवी है, आप तज्जियाकार हैं, मैं तो एक अदना सी मेजबान हूं, दैट्स इट। फिर हौसला करें जवाब सुनने का। आप सवाल कीजिए। तो रही हूं आमिर इलियास राणा साहब, जवाब दें। आप जवाब नहीं दे रहे। क्या सवाल है आपका? प्लीज आमिर इलियास राणा साहब जवाब दें। जी सवाल कीजिए ना, मैं जवाब दूंगा। मैंने अभी तो सवाल आपसे किया है कि जिस तरीके से उन्होंने कैटेगरी के लिए ये कहा है कि अगर किसी को पीटीआई के बयानिए को कुछ सपोर्ट नहीं कर सकता उनका लीडर, तो वो सियासत छोड़ सकता है, वो इन शॉर्ट वो पीटीआई छोड़ सकता है। तो फिर आपको लग रहा है कि जिस तरीके से वो भी अपने ही बयान पर, अपने मौकिफ पर डटे हुए हैं, फिर से एक 9 मई की प्लानिंग की जा रही है? मैंने तो स्टार्ट ही प्रोग्राम यहीं से किया था कि वो एक और 9 मई करने जा रहे हैं और उनको ये जरूरत ही नहीं है कि जो छोड़ सकता है, उन्हें तो जिसको निकालना हो वो मैसेज कर देते हैं, वो जीरो हो जाता है। पार्टी के अंदर शेर अब्दुल मरवत के लिए 2 मैसेज किए, वो खुद ही साइड पे हो गए, सबसे बड़े हीरो थे पूरे इलेक्शन के, और उनको जीरो कर दिया। खान साहब कभी किसी को लीडर बनने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोई देख सके, इसीलिए तो उन्होंने पंजाब में बुजदार ढूंढा था। पंजाब में अगर वो उनके पास बड़े बड़े काबिल लीडर थे, उन्होंने एमपीए में से किसी को नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने बुजदार निकाला जो पूरी पंजाब का बट्ठा पेड़ा गर्क करके चला गया और सबसे पहले पार्टी भी छोड़ गया। ये थी उनकी काबिलियत, कप्तान की तलाशी की लोगों की, कि जी उनको ये पता है कि वो बड़ी अच्छी टीम चुनते हैं। ये थी उनकी काबिलियत कि उन्होंने 2 साल बाद कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं फौरन IMF के पास नहीं गया। ये खान साहब ने हुकूमत की और वही अपोजिशन कर रहे हैं कि वो ना पार्टी के अंदर किसी को संभल सकते हैं कि जी कोई खड़ा उसके बात कर सके उनके लिए। तो वो उनके लिए मसला नहीं है कि वो कोई खौफजदा है किसी के साथ कि वो पार्टी में छोड़ जाए, वो निकाल देते हैं, जीरो कर देते हैं उसे।
ठीक। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने माजी में होने वाली गलतियों को तस्लीम किया। हमने देखा बहुत सारे केसेस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक सियासी पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए तो ये फैसला इंसाफ की बुनियाद पर हुआ है। मगर अब ये मामला कहां से उठ रहा है कि बरतानिया भी इस मामले में इंटरवीन कर रहे हैं? मतलब बरतानिया की क्या इसमें इंटरेस्ट हो सकते हैं? आपको पता है कि बरतानिया का जो जवाब उन्होंने दिया कि इसराइल की क्रिएशन में क्या काम था, हमारे कश्मीर को बरतानिया ने क्या किया था इंडिया के हवाले करके, एक मुस्तकिल फसाद दे के गया था। आप इतनी इनोसेंट हैं कि बरतानिया किस लिए ये काम करता है? लॉरेंस ऑफ अरेबिया से लेके आज तक वो करते ही यही हैं कि मुसलमानों के अंदर तकसीम पैदा करें। ये उनकी पॉलिसी है, ये उनका राइट है, वो एक सॉवरेन कंट्री है। हमारा काम है हम अपना जवाब दें और हमारी हुकूमतों को, हमारे इदारों को बिल्कुल भी किसी के मसलियत में नहीं आना चाहिए। सिफारतकारों को अपनी सिफारतकारी की हदूद में रहना चाहिए, उन्हें सियासत में दखल नहीं देना चाहिए, और यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया है। उस पर किसी को इतराज हो सकता है कि वो खुद जवाब देने के बजाय फॉरेन ऑफिस से खत लिखवा देते, ये बात हो सकती है, लेकिन तो उस फिर खत के हमारा मंदरजात से क्या ऑफिस इख्तिलाफ इस है? मामले में क्यों एक्टिव नहीं हुआ? फिर हमारे फॉरेन ऑफिस का मसला बनता था, उनको जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे वजीर खारजा फिर कहां पर है? बिल्कुल, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, इसीलिए खामोशी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमिर इलियास राना साहब, सिंध तजियाकार है, हमें ज्वाइन किया हुआ था उन्होंने इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तजिया आपने उनका सुना। एक छोटी सी ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड टू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। तो जनाब, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत और उसकी मुख्तलिफ रियासतें भी इन दोनों शदीद गर्मी के लपेट में हैं। लोग एसी, कूलर्स और पंखों में रहकर गर्मी की शिद्दत से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये जो उनकी कोशिश है कई मकामात पर भारी पड़ती हुई हमें नजर आ रही है। हुआ ये कि भारत के गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 100 में वाक़ई एक कसीरुल मंजिला इमारत थी जहां पर एसी में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद लोग खौफ व हरास में मुब्तला हो गए और अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए। जब बाहर आए तो आकर मालूम हुआ कि किसी के एसी का आउटर जो था वो डैमेज हो गया और वो ब्लास्ट कर गया, जिससे लोगों में खासा खौफ व हरास पाया गया। एनीवेज, उसके बाद जब वहां पर फायर फाइटर्स की टीमें पहुंची, उन्होंने आग पर काबू पाया, तो उसके बाद जो रेस्क्यू हुकाम थे उन्होंने वहां पर लोगों को ये हिदायत दी कि आप कोशिश कीजिए, क्योंकि इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर एसी जो हैं, जो आउटर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गए, क्योंकि मुसलसल एसी चलने की वजह से आपको पता है ना कि गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ जाती है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अगर आपके पास चीज़ मौजूद हो, तो यही वजह है कि उस आउटर के अंदर ब्लास्ट हो गया, जिसने इर्द गिर्द के चंद फ्लैट्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। तो लोगों से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप वक्तन फ़वक्तन एसी को चलाएं। मुसलसल एसी को चलाने से भी उसके अंदर ब्लास्ट होने का खदशा पाया जा सकता है, तो आप लोग भी जरा एहतियात कीजिए। एनीवेज, शदीद गर्मी से न सिर्फ जानदारों बल्कि बेजान चीज़ों की हालत भी गैर होने लगी है, और इसका एक जो अमली नमूना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये भी खबर है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से। ऐसे में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में बिजली के महकमे के एहलकारों ने ज़्यादा गर्म ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने का एक अनोखा तरीका ढूंढा है। ये तरीका आप लोगों के इस वक्त सामने भी है कि एहलकारों ने बिजली के ट्रांसफार्मर पर पहले तो बाल्टी से पानी का छिड़काव किया। जब ट्रांसफार्मर उस वक्त भी थोड़े से ठंडे नहीं हुए तो उन्होंने क्या किया, एक पाइप लगाया करीबी नलके से, और फिर वहां पर ट्रांसफार्मर पर खूब पानी जो है वो फेंका जा रहा है, जिससे ट्रांसफार्मर की जो गर्मी है उसकी हिद्दत को कम करने के लिए उन्होंने ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया। बिजली के जो महकमे के ओहदेदार हैं उन्होंने ये कहा कि जो शदीद गर्मी है इसकी वजह से ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्म हो गए थे और उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। यही वजह है कि बर वक्त अगर उन्हें ठंडा ना किया जाए तो ट्रांसफार्मर फटने का खदशा होता है। बहरहाल, आप लोगों ने ये हरकत खुद से नहीं करनी। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ट्रांसफार्मर मौजूद है और वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या उस पर लोड ज़्यादा है, बिजली के महकमे वालों को ही ये काम करने दीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साझे। एक अहम खबर है, अब वो आपके साथ जरा शेयर कर लेते हैं। आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने असद उमर, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद को बरी कर दिया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने बरीत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया और पीटीआई क़यादत के खिलाफ आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ के 2 मुकदमा दर्ज थे, जिसमें अब उन्हें बरी कर दिया गया है। तो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी इस मुकदमे में बरी हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने असद उमर, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद को बरी कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने बरीत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया और पीटीआई क़यादत के खिलाफ आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात दर्ज थे, जिसमें उन्हें अब बरी कर दिया गया है। तो ये एक रिलीफ है बानी पीटीआई के लिए, शाह महमूद कुरैशी के लिए और मुराद सईद के लिए भी कि 2 मुकदमात जिनमें वो नामजद थे अब उनमें वो बरी हो गए हैं। आज़ादी मार्च के दौरान जो तोड़फोड़ हुई थी, जो सरकारी अमलाक को कुछ नुकसान पहुंचा था, उस सिलसिले में ये मुकदमात उन पर दर्ज किए गए थे, जिसमें बानी पीटीआई थे, शाह महमूद कुरैशी शामिल थे और असद उमर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए इन सभी शख्सियात को बरी कर दिया है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं कि आड़ू, ये सीजनल फ्रूट हमें किस हद तक फायदा पहुंचा सकता है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से पहले हमने आपको ये तो बता दिया कि गर्मी के मौसम में आपने ठंडे एसी को कैसे ठंडा रखना है, आपने ट्रांसफार्मर पर पानी डाल के उसकी तासीर को कैसे नॉर्मल टेम्परेचर में लेके जाना है। लेकिन बॉडी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा मानी रखता है, क्योंकि आपके बॉडी टेम्परेचर अगर अच्छा होगा तभी तो आप हिलजुल सकेंगे, कोई और काम कर सकेंगे। और ऐसे में जब हमारा समर का स्पेल चूँकि पाकिस्तान में बहुत लंबा होता है, तकरीबन 6 से 7 महीने हमारा समर चलता है, जिसमें से 3 साढ़े 3 महीने खासे गर्म होते हैं, जिसमें से एक तो अभी स्टार्ट जून का हो चुका है, मई खत्म हुआ है। तो वैसे में अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से हमें नवाज रखा है फलों और सब्जियों की सूरत में, जिसमें से एक है आड़ू। और आड़ू मेरा खुद का भी बड़ा फेवरेट है। तो आज आड़ू के फायदे, उसका इस्तेमाल हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए कितना मुफीद है, उस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर सारा मज़े साहिबा माहिर ग़िज़ायत हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा होती हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि अल्लाह ताला ने आड़ू में कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हमें दे रखे हैं कि जिसकी वजह से हमें ये फ़ायदे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बात की मिनरल्स की, उसके साथ हम वाइटामिन्स की बात करेंगे। तो हमारे पास पीच में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो हमारे पास पोटाशियम का सोर्स आ रहा होता है। आपको पता है कि गर्मियों में डिहाइड्रेशन होती है, सोडियम और पोटाशियम हमें चाहिए होती है, तो वो रिक्वायरमेंट यहाँ से फुलफिल हो रही होती है। जितने भी हमारे पास सीजनल फ्रूट्स आ रहे होते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सीज़न में अवेलेबल होते हैं, अगर इस चीज़ को एक देखा जाए तो। और वाइटामिन की बात अगर की जाए तो हमारे पास वाइटामिन, इसमें वाइटामिन के और वाइटामिन सी पाया जा रहा होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और समर्स में वैसे भी विटामिन सी लोग बहुत ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं। विंटर में तो ऑरेंजेस मिलते हैं, लेकिन सप्लीमेंट में गर्मियों में आ जाते हैं विटामिन सी में, तो आप पीच से फुलफिल कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, आड़ू के बारे में मैंने सुना है कि डायबिटिक पेशेंट को अलाउ किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, उनके लिए कितना फ्रूटफुल है? जी बिल्कुल, डायबिटिक पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसका करने का मकसद ये होता है कि ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। डायबिटीज़ आपको भी पता है, सबको एक मेटाबॉलिक कंडीशन है, बजाते खुद तो एक बीमारी नहीं है, बट हमारे मेटाबॉलिज्म की एक कंडीशन होती है कि शुगर सेल्स तक ट्रांसफर नहीं हो पा रहा होता, तो ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, तो ये हेल्प आउट करता है शुगर पेशेंट में। और ग्लाइसेमिक लोड इसका काम है, मतलब इसमें मिठास कम है। हाँ जी, हाँ जी। आम अल्फाज में अगर बात की जाए, फिर उस एतबार से तो उन लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा हुआ जो डाइट कर रहे हैं या वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जो डाइट कर रहे हैं या वेट लॉस जर्नी, इसमें हाई फाइबर है, फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, सैटिस्फैक्शन की कंडीशन आएगी, पेट भर जाता है आपका। और वेट लॉस में आपने देखा होगा लिक्विड डाइट या ओमेड या इस तरह की जितनी डाइट्स आई हैं हमारे पास, लोग उनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसेंटली आपने एक वायरल वीडियो भी देखी होगी, मिस्टर सलमान अफरीदी ने वेट लॉस किया था, मेरे एक क्लाइंट हैं, तो आपने YouTube पे शायद देखा हो, तो उनका भी वेट लॉस 6 to 7 kg 1 मंथ में हुआ था। हाँ, उसमें ये है कि आपने शुगर और एडिटिव्स जितने भी हैं वो कम कर देने हैं, और सीजनल जो भी फ्रूट है उसको स्मूदीज की फॉर्म में इनटेक करना है, तो इसके एक्सपीरियंस्ड बेनिफिट्स देख चुके हैं। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपने भी एलिमेंट ऐड किया है कि आप फ्रूट्स को स्मूदीज की कंडीशन में ले सकते हैं, क्योंकि अमूमन हमने डाइटिशियंस को यही कहते हुए देखा है कि आप फ्रूट को फ्रूट की फॉर्म में खाए, फाइबर सोर्स के तौर पर ले। अगर आप इसको स्मूदी में कन्वर्ट करेंगे तो वो फिर आपका वेट गेन कर सकता है। नहीं, वेट गेन करने की बात नहीं, इवन वेट लॉस करवाया जाता है। अगर आपने स्मूदी बनानी है, अगर आपने वेट गेन के लिए बनानी है, तो उसमें आप योगर्ट, डेयरी क्रीम और इस तरह के एड ऑन्स, हनी की तरफ चले जाते हैं, बाकी सब चीज़ें ऐड करते हैं। अगर आपने वेट लॉस की तरफ आना है, जस्ट आप वाटर लेंगे, उसके साथ फ्लेवर एनहांस करने के लिए लेमन और कुछ और ऐड कर सकते हैं, बट एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड नहीं करनी। आप दूध ऐड ना करें, योगर्ट ऐड ना करें,
कुछ भी ऐड ना करें, पानी में उसको ब्लेंड करें। उसका मकसद ये होता है कि आपने उसको ब्लेंड किया, उसका वॉल्यूम एनहांस कर लिया, आपने वो ले लिया तो फीलिंग ऑफ फुलनेस आई। और आप ये देखें वाटर कंटेंट के साथ रखेंगे तो वो बेहतर रहेगा, और अ पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के। आप ये देखिए कि ना आपने स्टमक को बर्डनाइज नहीं किया, आपने मैकेनिकली बाहर से ही उसको ब्लेंड कर लिया हुआ है, तो वो इजी टू डाइजेस्ट रहेगा। बैक टू आड़ू अगेन, मुझे ये बताइएगा कि ब्लड प्रेशर, आपने तीनों कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, या फिर वो एक आम आदमी जो कि वेट लॉस जर्नी में है, ये तीनों लोग दिन में आड़ू कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए फ्रूट की सर्विंग होती है हमारी डेली के अकॉर्डिंग, तो उसमें ये है कि आपने कैलोरीज फ्रूट सेक्शन से कितने लिए हैं। अगर आपने कहीं और से कोई फ्रूट चूज नहीं किया तो आप 2 से 3 इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक आड़ू जो होता है वो 60 कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा होता है। डायबिटिक पेशेंट है, आप 1 इस्तेमाल कर लें। हाइपरटेंसिव है तो आप देखें पोटेशियम का लेवल बहुत अच्छा है, आप 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट लॉस में भी आप 2 से 3 ले सकते हैं। अच्छा, बड़े लकी लोग होते हैं कि जिन्हें वो बड़ा वाला आड़ू नसीब हो जाता है, क्योंकि अमूमन आम रेडियो पे तो हमें बहुत कम नजर आता है, लेकिन आप किसी अच्छे स्टोर पर चले जाए तो वहां से हमें ये अच्छा आड़ू की फॉर्म में मिल जाता है। तो एक आड़ू जिसका साइज है जो स्वाति आड़ू होता है, डॉक्टर साहब, वो या फिर जो नॉर्मल साइज के जो आम अभी रेडियो पर हमें नजर आ रहे हैं, इन दोनों के कंपैरिजन अगर आप हमें बताएं तो कौन सा आड़ू हमें 1 खाना है, कौन से 2 खाने? हाँ जी बिल्कुल। जो देखिए कैलोरीज की बात करें तो मीडियम साइज जस्ट लाइक आवर फिंगर्स, इतना पोर्शन बनता है। ये हमारे जो 3 फिंगर्स, जस्ट लाइक ये 3 सेक्शन होते हैं, ये हमारा मीडियम है, मीडियम साइज है। 60 इसमें 60 कैलोरीज होती है। अगर आप साइज बड़े की तरफ चले जाते हैं, जैसे आप सवाती आड़ू कह रहे हैं, और पाव साइज आ गया, हाँ जी, वो हमारे पास आता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, उसमें 75 to 80 कैलोरीज पाई जा रही होती है, बिकॉज उसमें ग्राम्स इनहेंस हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, तो वो कैलोरीज ज्यादा होती है। अगर 60 के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो वो हमारे पास मीडियम साइज जो आजकल अवेलेबल है, सवाती अभी नहीं आया, तो वो उतना ही अवेलेबल है, वो 2 हम खा सकते हैं, 2 खा सकते हैं, ठीक है। और अगर बड़ा आड़ू जब आप लोगों को मिल जाए तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें और 1 आड़ू खाएं, ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि किन किन बीमार लोगों को आड़ू नहीं खाना चाहिए? नहीं, देखिए सिर्फ और सिर्फ कंडीशन जब आती है, ये एक यूनिवर्सल हमारे पास फ्रूट है, कोई भी यूटिलाइज कर सकता है। ये इसका सबसे पॉजिटिव हमारे पास है कि इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर ले या ब्लड प्रेशर को या कार्डियक हेल्थ को। हाँ, एक चीज़ आ जाती है, IBD या IBS इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम्स हमारे पास आते हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज आती हैं इंटेस्टाइन की, उनमें क्योंकि इसमें मैदे की एसिडिटी इश्यूज रहते हैं थोड़े से। एसिडिटी में तो अच्छा है, हमारे पास बाउल सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें फर्मेंट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, ब्लॉटिंग होती है, गैस प्रोड्यूस होती है, तो उस कंडीशन में सिर्फ ये इस्तेमाल नहीं होता। बाकी आप दुनिया की कोई भी वो डिजीज निकालें, उसके अकॉर्डिंग इसको अटैच करें तो कोई भी पेशेंट इसे यूज करता है। जैसे क्योंकि कहा जाता है कि आड़ू हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मुझे ये बताइए कि इसको खाने का बेहतरीन टाइम कौन सा हम देखें? बिल्कुल हाई फाइबर डाइट है, और खाने का जो आपका बेहतरीन टाइम है वो डे टाइम, बेड टाइम से पहले आप ले सकते हैं। बेड टाइम पे अगर आप हाई फाइबर लेते हैं तो फिर आपको ब्लॉटिंग होगी, डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर आपने ले लिया तो आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा ताकि आप इजीली अपनी नींद पूरी कर सकें, अदरवाइज। अच्छा, ये क्वेश्चन जो मैं भी आपसे करने लगी ना, ये मेरा बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि मेरी फैमिली में, मेरे घर में हमेशा रात को डिनर के टाइम एक बड़ा बाउल बनता है सैलेड का, फ्रूट सैलेड का। तो क्या वो टाइम डिनर से पहले खाने का सूटेबल है सभी के लिए, या फिर बेहतर है कि उसका टाइम चेंज कर दिया जाए? देखिए बेहतर है उसका टाइम चेंज कर दिया जाए। अगर आप अपना डिनर 8 से पहले ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप बेड टाइम पे डेयरी प्रोडक्ट्स या कोई और चीज ले लेते हैं। अगर आपका डिनर टाइम 10 बजे के बाद नहीं है, पहले है, तो आप फ्रूट ले सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद आप 2 से 3 घंटे जागते रहते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आपका डिनर के बाद ही आपने नींद पूरी करनी है, सोना है, तो फिर आप बिल्कुल नहीं ले सकते, आपको वो टाइम चेंज करना पड़ेगा। आप किसी भी स्नैक टाइम में फ्रूट ऐड कर सकते हैं। बेसिकली डिनर के साथ, लंच के साथ, ये जो हमारे जितने भी मेथड्स पीछे से रवायात के साथ चले आ रहे हैं, उसका ये होता है कि हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी जो हमारे पास न्यूट्रिएंट की होती है वो इनहैंस हो जाती है। जब हम डिनर के साथ, खाने के साथ फ्रूट की सर्विंग या कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी और न्यूट्रिएंट कंटेंट इनहैंस होता है, इस वजह से हम साथ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, बस मुझे लास्ट बता दें कि खाने में ही ये बेहतर है या बेहतर होगा कोई एक आधी चीज की अगर हम इसको लगा भी लें, या कुछ लोग फ्रेश फ्रूट का स्टीम भी लेते हैं?
जी बिल्कुल, फ्रेश फ्रूट का स्टीम, और ये आपने विटामिन सी जैसे पीच है, आप इसका स्टीम ले सकते हैं, वोलेटाइल होता है, वेपोरेट होता है विटामिन सी, मास्क बना के यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके छिलके का भी मास्क बनता है, छिलके का बना लें, या आप उसका जो अंदर से पल्प जो है, हाँ पल्प निकलेगा, उसको आपने ब्लेंड करना है, अप्लाई करना है। बाहर से विटामिन सी लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी, एंटी एजिंग है, फाइन लाइंस रिंकल्स जितनी भी आ रही होंगी वो जा सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा अपना वक्त देने के लिए। और मुझे लगता है कि जब स्किन की बात हो रही है ना, तो डॉक्टर साहिबा आप और मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो हमारे प्रोड्यूसर साहब है ना, शेख साहब, वो ज़्यादा है, वो बैठे हुए मुझे बता रहे हैं कि कार फॉर में ये होता है वो होता है, तो स्क्रब मिलते हैं। इस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।